हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 62। आज हमारा लेक्चर 62 है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स हमारे पास 117। ये हमारे पास पार्ट कानून शहादत का पार्ट नंबर 3 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टोटली प्रोडक्शन एंड इफ़ेक्ट ऑफ एविडेंस। प्रोडक्शन एंड इफ़ेक्ट ऑफ एविडेंस के जो हमारे पास जो एविडेंस होती है ना, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक, ये आर्टिकल 117 से लेकर 129 तक होता है, मतलब 117 से लेकर 129 तक। आ रही बात समझ में। इसके अंदर आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, ये हमारे पास आर्टिकल जो है ये बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करते हैं। आइए पहले इस चैप्टर को हम देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 117 से लेकर हमारे पास ये हो जाएंगे 11 हमारे पास 129 तक, मतलब 117 से लेकर 129 तक। ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही इसके अंदर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। आइए तो हम इसको देख लेते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ एक वर्ड है यहाँ पर, बर्डन। अब बर्डन क्या है? बर्डन मीन्स बोझ या फिर वजन। किसी भी चीज़ का बोझ हो या फिर वजन हो, उसको कहा जाता है बर्डन। ठीक है, उसको कहा जाता है बर्डन। तो उस बर्डन का प्रूफ किस पर आएगा? ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब जो साबित करना है, किस शख्स को साबित करना है, किस शख्स को ये बात प्रूव करनी है, किस शख्स को ये बात, इस बात का प्रूफ देना है, उसका जो है वज़न किस पर आएगा, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। आर्टिकल 117 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये बन जाएगा 101 सेक्शन। तो आइए इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। आर्टिकल कहता है 117 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। Whoever desire any court to give judgment is to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist। अब ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स पर बहुत ध्यान दिया करें आप। ये सारी गेम जो होती है ना, सारी बेर रीडिंग की जो इंटरप्रिटेशन होती है ना, वो सारी की सारी एक एक वर्ड पर होती है। आप जब बे रीडिंग पढ़ते हैं तो आपके लिए एक एक वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, अब इसकी दोबारा मैं रीडिंग करता हूँ। Whoever, कोई भी, डिज़ायर यानी कोर्ट टू गिव जजमेंट, कोर्ट से ये ख्वाहिश जाहिर करे कि वो कोर्ट फैसला सुनाए। एज टू एनी लीगल राइट, कोई भी जो है हमारे पास कानूनी हकूक़ पर, कानूनी राइट पर, लाइबिलिटी या फिर कानूनी जो है फ़र्ज़ पर, लाइबिलिटी जिम्मेदारी पर। आ रही बात समझ में। डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स, जो पे कुछ हकीकतों की मौजूदगी पर दारोमदार रखते हों। विच ही असर्ट्स, जो कि ये दावा करता हो। असर्ट्स मीन्स क्लेम करना या फिर मानना। आ रही बात समझ में, इकरार करना। आ रही बात समझ में। मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट्स एग्जिस्ट, तो फिर उसको वो साबित करना है कि वो जो हकीकत है ना, वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है मतलब मौजूद है। हमारे पास 117 का सब आर्टिकल 2 बात क्या करता है? व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, जब किसी शख्स को पाबंद किया जाता है किसी हकीकत की मौजूदगी को साबित करने का। ठीक है, इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन, तो फिर ये कहा जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, वो उस शख्स पर आ जाता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब उसको साबित करने का वज़न उस शख्स पर आ जाता है। ठीक है, जहाँ बात आपको समझ में आई, जैसा कि कोई ए है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कोई ए है, ठीक है, ए सूट फाइल करता है बी पर। कहाँ पर आ करता है? इस कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये क्या है? ये कोर्ट है। ठीक है, अरे बस समझ, ये हमारे पास कोर्ट है। ये ए जाके कहता है कि मैंने बी को ये पैसे दिए हैं। ठीक है, आ रही बात समझ। और
अब कोर्ट मुझे ये आर्डर दे कि मैं बी से पैसे वापस ले लूँ। अब कोर्ट कहे कि आप कहते हैं कि आपने बी को पैसे दिए, अब किस आधार पर दिए? ए ने कहा मैंने चेक दिए, तो कोर्ट कहेगी आप साबित करें कि आपने बी को चेक दिए हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो मतलब साबित करने का जो बोझ है, कोर्ट कहती है, कोर्ट मांगती है प्रूफ, तो फिर जो साबित करने का जो वज़न है वो सारा ए पर आ जाएगा। आ रही बात समझ? यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत। आर्टिकल जो है 117 बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब जो भी शख्स, कोई भी शख्स अगर कोर्ट में आकर कहता है जज साहब ये मेरा हक है, मुझे दिया जाए, ठीक है, इन जो है ये ग्राउंड्स हैं मेरे, इन बुनियाद पर ये हक जो है मेरा बनता है, ये हक मुझे दिया जाए। तो कोर्ट कहती है आप साबित करो कि ये आपका हक है। अब ये साबित करना, ठीक है, ये साबित करने का वज़न किस पर आएगा? उस शख्स पर आएगा जो कहेगा कि ये मेरा हक है। आ रही बात समझिए? इसका मिसाल एक भी और भी देख लें। मतलब जहाँ पर दिया गया है लीगल राइट एंड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी अब देख लें, कोई ए आता है और केस करता है बी पर कि जज साहब बी ने मुझसे एग्रीमेंट किया था, ठीक है, कि ये जो है लैंड है या फिर प्लॉट है, ये वो मुझे सेल आउट करके देंगे, मुझे रजिस्ट्री करके देंगे, सेल डीड करके देंगे। अब वो नहीं कर रही, उसको पाबंद किया जाए, उस पर लायबिलिटी जो है वो ऑर्डर किया जाए, जजमेंट मेरे फेवर में दी जाए कि वो जो है मुझे रजिस्ट्री करके दें। कोर्ट कहेगी आप साबित करो कि उसकी लायबिलिटी है, मतलब आप एग्रीमेंट लेके आओ, एग्रीमेंट पे गवाही चलाओ, ठीक है। अगर साबित हो जाता है कि आपसे बी ने एग्रीमेंट किया था तो बी को हम पाबंद करेंगे। मतलब वो साबित करने का, किसी भी चीज़ को, किसी भी हकीकत को साबित करने की जो जिम्मेदारी आयद होती है ना, जो वज़न जो आयद होता है ना, वो उस शख्स पर आएगा जो शख्स कोर्ट के पास चल कर आता है, जो शख्स कोर्ट में आता है ना, जो शख्स कोर्ट से रिजू करता है, कोर्ट से कहता है कि मेरे फेवर में डिक्री दी जाए या फिर मेरे फेवर में दी जाए, किसी और के अगेंस्ट में दी जाए, तो फिर वो उसी शख्स पर आता है जो कोर्ट में जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। अब ए इसका देख लेते हैं इलस्ट्रेशन मीन्स इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए डिज़ायर अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम व्हिच ए सेज बी हैज़ कमिटेड, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ए आता है कोर्ट के अंदर, ए कहता है कि अपनी ख्वाहिश दिखाता है ए कोर्ट में आकर कि जज साहब बी को सज़ा दी जाए, ठीक है। ए सेज बी हैज़ कमिटेड, जिसके लिए ए कहता है कि वो जो हमारे पास जुर्म जो है, क्राइम जो है वो बी ने किया है। अरे बस ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज़ कमिटेड द क्राइम। अब कमीशन ऑफ क्राइम का प्रूफ किसको देना है? वो ए को देना है, क्योंकि ए ने आके बी पर इल्ज़ाम लगाया है कि बी ने वो जुर्म किया है, बी को सज़ा दी जाए। तो फिर ये साबित करने का जो है सबूत, जो सबूत है, ठीक है, वो किसको लेकर आने हैं? वो ए को लेकर आने हैं। ए को साबित करना है कि ये जो कमीशन ऑफ क्राइम, जो क्राइम जो हुआ है वो बी ने ही किया है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। उसके बाद इलस्ट्रेशन बी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन बी ये कहता है ए डिज़ायर अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन पोजीशन ऑफ बी by reason of facts which he asserts and which be denies to be true। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर किसकी बात आ जाती है? प्रूफ की, एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स की बात आ जाती है, ठीक है। मतलब कोई ऐसी हकीकतों की मौजूदगी को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ आता है ए पर। वो देख लेते हैं हम कैसे, कि ए आता है कोर्ट में और कोर्ट से ये ख्वाहिश जाहिर करता है कि ये मेरे हक में जो है कि दैट ही इज़ इंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजीशन ऑफ बी, कि कोई ज़मीन है, ए आता है कोर्ट में कहता है कि कोई ज़मीन है जो बी के कब्ज़े में है, ठीक है, ये ज़मीन है ये बी के कब्ज़े में है। आई बस समझो, बाय रीज़न ऑफ फैक्ट्स, कुछ ऐसी हकीकतें हैं उनकी वजह से, ठीक है। मतलब जो बी के जो कब्ज़े में जो ज़मीन है, कुछ हकीकतें मेरे पास मौजूद है, उनकी वजह से उस ज़मीन का हकदार मैं हूँ। मतलब मेरे हक़ में फ़ैसला दिया जाए कि उस ज़मीन का असल मालिक मैं हूँ।
वो जी असर्ट्स, जिसके लिए ये क्लेम करता है, मतलब जो दावा कर रहा है, ये असर्ट्स मतलब मान रहा है, एंड विच बी डिनाइज टू बी ट्रू, और जिस पर बी कहता है नहीं साहब ये झूठ बोल रहा है। आ रही बस समझ। ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स, तो फिर ए ने जो इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, वो ए को साबित करा। ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स, तो फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर आता है कि ए ने साबित करना है कि इसने जो एलिगेशन जो लगाई है, इसने जो असर्शन की हैं, असर्ट्स जो कर रहा है, वो इसको साबित करना है कि ये जो हमारे पास जो ऐसी हकीकतें जो है वो मौजूद हैं। तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा? बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर आ जाएगा। इलस्ट्रेशन ए के अंदर भी ए पर आएगा, इलस्ट्रेशन बी के अंदर भी बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर आएगा। ये छोटी छोटी बातें होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। आधी बात समझो। इसमें हमने देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के पास आएगा, उस शख्स के ऊपर आएगा जो शख्स कोर्ट में आकर क्लेम करता है, असर्ट्स करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आर्टिकल 118 देखते हैं, 118 देख लेते हैं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 102 सेक्शन है। ये क्या बात करता है? ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, किस शख्स पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आएगा, उसके अंदर सिर्फ था बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा आर्टिकल 117 के अंदर पढ़ा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर आएगा जो शख्स कोर्ट के अंदर आएगा, जो शख्स कोर्ट में आता है उस शख्स के ऊपर आएगा। इसके अंदर ये बात इस आर्टिकल का टाइटल ही यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा। ये देख लेते हैं हम। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग, तो किसी भी बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब किसी भी सूट के अंदर या किसी भी प्रोसीडिंग्स मतलब जो कानूनी जो कार्रवाई होती है, ठीक है, जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके अंदर, या फिर सूट जो हमारे पास सूट होते हैं कि सिविल सूट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर साबित करने का वज़न किस पर आएगा? ऑन दैट पर्सन, उस शख्स पर, हु वुड फेल इफ़ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड, उस शख्स पर आएगा जब दोनों तरफ से कोई भी एविडेंस जो है ना दी गई हो। इफ़ नो एविडेंस वुड फेल, हु वुड फेल मतलब जो फेल हो चुका हो साबित करने के लिए, ठीक है, और दूसरी साइड से कोई गवाही ना दी गई हो, ठीक है, तो फिर किस पर आएगा? आइए इसको हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन है इसके अंदर, इसके इलस्ट्रेशन कितने हैं? ए बी, ठीक है, दो, इसके भी दो इलस्ट्रेशन है, इसको भी हम देख लेते हैं वन बाय वन। इलस्ट्रेशन ए बात करता है ए स्यूज बी, ये हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन ए। इलस्ट्रेशन ए बात करता है ए स्यूज बी फॉर लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजीशन। ए आता है, ए बी पर क्या करता है? सूट फाइल करता है, ठीक है, किसके लिए? वो ज़मीन के लिए जो बी के कब्ज़े में है। किसके कब्ज़े में है? बी के कब्ज़े में है। एंड विच ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, बीज फादर, ठीक है, जिसके लिए ए कहता है, एक दावा करता है, एक क्लेम करता है, ए इस बात को मानता है कि जो ज़मीन है, एज ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू, यहाँ पर थोड़ी सी मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन आ रही है, ठीक है, वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, बीज फादर। हमारे पास यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, इसको थोड़ा सा आप देख लें। ठीक, जहाँ पर कोई ए है, ठीक है, ए बी पर ये केस फाइल करता है कि किसके लिए? ये ज़मीन के लिए, ये ज़मीन है, लैंड है, ठीक है, जिसका कब्ज़ा किसके पास है? बी के पास है। और ये कोर्ट में आकर कहता है कि ये जो बी के पास जो ज़मीन है, ठीक है, वो मुझे, ए कहता है कि वो मुझे विल में मिली थी, मतलब मुझे बख्शिश करके गया था। कौन गया था? बी का फादर। कौन फादर था बी का? सी बी का फादर था, उसने मुझे विल के ज़रिए मुझे वो दे के गया है, ठीक है। अब क्या हुआ? ये ज़मीन जो है, ए ने कहा ये ज़मीन अब मेरी है, क्योंकि
बी के जो अब्बू हैं, ठीक है, सी, उन्होंने मुझे विल के थ्रू देकर गया था। अब इफ़ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड, बी वुड बी इंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजीशन। अब ए ने कोई भी किसी भी किस्म की एविडेंस नहीं दी, ठीक है, जिससे साबित हो जाए कि ये हमारे पास बी के फादर सी ने जो है इसको विल के थ्रू दी थी, ठीक है। तो फिर अब ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, अब गवाही नहीं आ रही किसी भी सूरत में, मतलब जो है एविडेंस नहीं आ रही दोनों तरफ से, तो फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर शिफ्ट होगा? ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट होगा जो कोर्ट के अंदर आ रहा, मतलब ए पर होगा। देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए। तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा? ए पर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है बहुत। उसके बाद हम चले जाते हैं इलस्ट्रेशन बी पर। इलस्ट्रेशन बी बात करता है ए स्यूज बी फॉर द मनी ड्यू ऑन अ बॉन्ड। ए केस फाइल करता है बी पर कि मुझे पैसे वापस दें, ठीक है। आ रही बात समझ? द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड। जो बॉन्ड जो बना है वो हमारे पास एडमिटेड है, कहाँ पर? ठीक है। अब एग्जीक्यूशन जो बॉन्ड है वो एडमिटेड है, मतलब वो माना हुआ है। बट बी सेज दैट इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड व्हिच ए डिनाइज, ठीक है। अब ये क्या है? ए सूट फाइल करता है बी पर, क्या करता है? हमारे पास सूट फाइल करता है बी पर, ठीक है। और ए कहता है कि बी ने मुझे बॉन्ड दिया था, ठीक है, और मुझसे पैसे लिए थे, ठीक है। आई बस, और बी ने कहा हाँ ये बॉन्ड तो मेरा है। पर बी आके कोर्ट में आकर कहता है कि ये जो बॉन्ड मुझसे लिया गया है वो मुझसे फ्रॉड से लिया गया। फॉर एग्जांपल ए कहे आके कि जो मुझे, अगर बॉन्ड समझ में आपको ना आ जाए तो ये कहे कि ए ने ये मुझे चेक दिए, ए ने मुझसे पैसे लिए थे, अब चेक पास नहीं हुआ, अब इसको जो है मुझे पैसे वापस करवाए जाएँ बी से, क्योंकि बी ने मुझसे, अब बी जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट से जो है ब्रीच कर रहे हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं, अब इसको इन्फोर्स करवाया जाए, ठीक है, एग्जीक्यूशन करवाई जाए इसकी। तो बी आकर कहता है कि ये चेक तो आके मेरा है, ये बॉन्ड तो मेरा है, पर ये बॉन्ड मुझसे जो है धोखा करके लिया गया है। जो ए कहता है नहीं साहब, मैंने कोई इससे धोखा वगैरह नहीं किया। तो अब बात कहाँ पर आ जाती है? तो अब बात आ जाती है इफ़ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड। अब किसी भी दोनों तरफों से कोई भी एविडेंस नहीं दी जाती, ठीक है, यहाँ पर आइदर साइड है, ठीक है। ए वुड सक्सीड ए द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड। ए ये इस बात में कामयाब हो जाता है कि बॉन्ड जो है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, मतलब इस पर कोई तकरार नहीं है, जबकि बी ने वो साबित ही नहीं किया। एंड द फ्रॉड इज़ नॉट प्रूव्ड, और जो है फ्रॉड जो है ना वो साबित नहीं होता है। देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन बी। तो इस सूरत में अब यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? इस सूरत में बर्डन ऑफ प्रूफ बी पर आएगा कि आप साबित करें कि जो आपसे बॉन्ड जो लिया गया है वो आपसे धोखा करके लिया गया था, ठीक है। बी कहता है कि बॉन्ड तो मेरा ही है पर मुझसे धोखा करके लिया गया है, तो बी को साबित करना है कि इससे वाकई में फ्रॉड हुआ है। तो फिर इसको साबित करने का जो वज़न है, जो बोझ है, वो बी के ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आज हमारा आर्टिकल कौन सा क्लियर हुआ? आज हमारा आर्टिकल नंबर 117 से लेकर 118 तक मुकम्मल हुआ। ये हमारे पास लेक्चर कौन सा था? 62 लेक्चर था। अब हम लेक्चर 63 डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात मैं फिर भी आपकी जहन में बिठा दूं कि ये जो हमारे लेक्चर सीरीज चल रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ बेयर रीडिंग चल रही है, ठीक है। जब डिटेल में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो डिटेल में एक एक पॉइंट पर बहुत ब्रीफ में हम पढ़ेंगे और बहुत सारे केस लॉज भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।